मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के आई है कि टर्की के ऊपर भी इजराइल हमला कर सकता है। टर्की अगला टारगेट हो सकता है इजराइल का, क्योंकि जो इजराइल के नेतन्याहू हैं उन्होंने खुली चुनौती सारे देशों को दे रखी है कि अगर जिस भी कंट्री के अंदर हमास के कोई भी मेंबर है वहां पे वो वहां पे अटैक कर सकते हैं। इस तरीके का उनका बयान आया है। उनका कहना था कि या तो आप उनको मेरे सामने कर दो, मेरे हवाले कर दो, या हम खुद जो है उनको वहां से निकाल के खुद ही जो है अपना जस्टिस ले लेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ईरान ने भी काफी काफी वार्न किया है टर्की को कि हो सकता है कि इजराइल जो है टर्की के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अब अगर इजराइल टर्की के ऊपर हमला करता है तो अभी तक इजराइल जितने कंट्रीज के ऊपर हमला करता आ रहा था ये उन सबसे काफी अलग हो सकता है। और किन मामलों में कैसे अलग हो सकता है हम आज के सेशन में जानेंगे और देखेंगे। जैसे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी ज्यादा ये न्यूज चल रही थी कि अगला टारगेट जो है इजराइल का टर्की हो सकता है। टर्की और इजराइल काफी अच्छे जो है फ्रेंड्स रहे हैं, काफी उनकी अच्छी बॉन्डिंग रही है बहुत टाइम से लेकर के। लेकिन लेट 2000 के बाद में उनका क्या है कि काफी ज्यादा क्लैश होने लग गया एक तरीके से। और अब के टाइम पे आप देखेंगे कि सीरिया को लेकर के यहाँ पे जो सीरिया है, ये आप सीरिया देख पा रहे हैं, ये रहा टर्की, और ये देखिए छोटू सा ये इजराइल है। जबकि टर्की आप देखेंगे तो इतनी बड़ी कंट्री है। और इसका जो है टर्की का मैक्सिमम पार्ट क्या आता है, एशिया में आता है। लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आप देखोगे तो इसका थोड़ा सा पार्ट जो है यूरोप में भी आता है। तो इसलिए टर्की एक यूरेशियन कंट्री भी कही जाती है। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो सीरिया है, सीरिया को लेकर के इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा होड़ रहती है कि सीरिया के ऊपर कौन अपना जो है कब्जा जमा सकता है। कब्जा वैसा कब्जा नहीं, सीरिया को मतलब अपने पक्ष में कौन ले सकता है। क्योंकि जो पिछले साल जो बशर अल असद की गवर्नमेंट थी सीरिया के अंदर में, जब रेबेलियन लोगों ने उनको जो है वहां से मार के भगा दिया, उसके बाद में जो नई सरकार वहां पे आई है उसको बहुत ही एक तरीके से सस्पिशन की नजर से नेतन्याहू देखते हैं, उसको अपने अगेंस्ट में अभी तक वो मानते हैं और टर्की जो है उसके पक्ष में रहता है। तो यहाँ पे उसको लेकर के भी इनके बीच में काफी ज्यादा क्लैश होते हैं। इनका काफी अच्छा व्यापारिक संबंध भी रहा है बहुत टाइम से। लेकिन अभी के टाइम पे इनका जो रिलेशन है इजराइल का कह लीजिए और टर्की का, ये बहुत ही सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे अभी तक आ चुका है। तो यहाँ पे मैं किस लिए कह रही हूँ कि इनका जो है काफी डिफरेंट हो सकता है ये वाला अटैक अगर जो है नेतन्याहू वहां पे अटैक करते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा इसके पहले नेतन्याहू ने जो है सीधे जा करके कतर की राजधानी पे उन्होंने अटैक करा था, दोहा पे अटैक करा था, जो कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई देश इमेजिन नहीं कर सकता है कि किसी संप्रभु कंट्री के ऊपर ऐसे कोई कंट्री और उसके खास करके उसके कैपिटल के ऊपर कहीं पे और अटैक करो तो एक मिनट को वो बात थोड़ी थोड़ी दूसरी हो जाती है। लेकिन किसी कंट्री के कैपिटल के ऊपर अटैक करना, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे नेतन्याहू अपने इतने ज्यादा आक्रोश में है इस टाइम पे कि वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। हर कोई उनको जो है बोल रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे। और यहाँ पे क्या है कि जो अमेरिका है वो इसराइल का काफी क्लोज एलाय रहा है, काफी ज्यादा क्लोज मित्र है। और जो अमेरिका है वो टर्की के भी काफी करीब है, कतर के भी काफी ज्यादा करीब है। तो जो कतर था वो एक तरीके से मीडिएशन का काम कर रहा था, अभी के टाइम पे बिचौलिए का काम कर रहा था, वहां पे कैसे पीस की स्थापना हो पाए, शांति की स्थापना हो पाए। और जो हमास के लीडर्स हैं उन्होंने जो होस्टेजेस बना रखे हैं इसराइल के कुछ लोगों को, कुछ 250 लोगों के आसपास, उनको वहां से कैसे छुड़वाया जाए। तो ये सारी चीजों को लेकर के जो कतर है उसको एक मीडिएटर का काम करवाया जा रहा था, बिचौलिए की तरह उसको जो है एंट्री करवाई गई थी। लेकिन बाद में जब कतर के ऊपर ही हमला हो जाता है तो कतर इससे भाग जाता है कि हम तो जो है इस तरीके से हमने नहीं सोचा था कि हमारे सीधे सीधे जो है हमारे कैपिटल के ऊपर हमला हो जाएगा। इससे कितनी ज्यादा बेइज्जती होती है पूरे के पूरे जो है पूरी वर्ल्ड लेवल पे कितनी ज्यादा बेइज्जती होती है किसी कंट्री की, अगर ऐसा कर दे कोई कंट्री और वो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कर पाए। हालांकि जो नेतन्याहू है उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट बनाया जहां पे हमास के लोगों की मीटिंग चल रही थी। तो वहां पे जो कोई बिल्डिंग थी दोहा में, वहां पे बैठकें चल रही थी, हमास के लोगों की मीडिएशन का काम चल रहा था कि कैसे वहां पे पीस की स्थापना हो सकती है। तो वहीं पे एकदम से अचानक से फिर एयर स्ट्राइक होती है और सब जो है बहुत से लोग वहां पे जो हमास के लीडर्स होते हैं काफी ज्यादा वहां पे मारे जाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन अगर टर्की के ऊपर जाता है इजराइल, तो जो टर्की है वो टर्की नेटो का मेंबर है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, टर्की उसका मेंबर है। तो यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो नेटो है, नेटो का ये सिंबल ही है, जो नेटो है उसका आर्टिकल 5 है, वो ये कहता है, वो कलेक्टिव डिटरेंस की बात करता है। मतलब कि अगर किसी भी जो नेटो के सारे मेंबर्स हैं, लगभग
32 मेंबर्स हैं नेटो में, जिसमें जो है अमेरिका और कनाडा भी शामिल है उसी नेटो मेंबर्स में। तो उनका जो एक आर्टिकल 5, वो आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक करता है कोई भी कंट्री, तो वो पूरे के पूरे नेटो मेंबर के ऊपर जो है अटैक माना जाएगा और सारे के सारे नेटो मेंबर मिल करके जो है उसका विरोध करेंगे। और इसी को लेकर के आप देखेंगे कि जो रशिया है, यूक्रेन है, इसमें भी इतने दिनों से यही हल्ला क्यों मचा हुआ है। बीच में जो ट्रंप थे वो बीच में काफी बिचौलिए का काम कर रहे थे, एक बारी पुतिन से मिल रहे थे, एक बारी वो जो है जेलेंस्की से मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई हल नहीं निकल पाया था। ये जो नेटो है इसकी स्थापना 1949 के अराउंड हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई थी, और पूरे जो कोल्ड वॉर चला था उसके बाद में 1991 में आकर के रशिया का विघटन हो गया था दिसंबर 1991 में। उसके बाद रशिया टूट गया था कई देशों में। उसके बाद से इसमें यह भी कहा जाता है कि जो नेटो अलायंस था, नाटो का जो अलायंस था, उसने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो कोल्ड वॉर था उसमें कोई डायरेक्ट जो है लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट तरीके से नेटो ने काफी ज्यादा रोल निभाया था रशिया के टूटने में। तो बनाया तो गया ही था नेटो इसीलिए कि वो रशिया के थोड़ा सा अगेंस्ट में हो, पावर के बैलेंस के लिए। तो पावर के बैलेंस के लिए एक वार्सा पैक्ट भी साइन किया गया था, वो बना था 1955 में, जो कि नेटो के अगेंस्ट में आया था, जिसको जो है रशिया ने ही उसको बनवाया था एक तरीके से। तो जो उनके ईस्टर्न यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज थी, वो कुछ 6-7-8 कंट्रीज उसमें शामिल थी, लेकिन जैसे ही जब रशिया टूट गया 1991 में जाकर के उसका विघटन हो जाता है, तो उसके बाद में वो सारा का सारा जो वार्सा पैक्ट था उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो भी एक तरीके से खत्म हो जाता है। तो उसके बाद से लेकिन जो ये नेटो है, वो जो सारे वार्सा पैक्ट की जो कंट्रीज थी वो भी धीरे धीरे करके नेटो की मेंबर बन गई कुछ टाइम के बाद में। और आज के टाइम पे आप देखोगे तो मैक्सिमम कंट्रीज जो है नेटो की मेंबर बन चुकी हैं, और यूक्रेन भी यही चाहता था कि हम भी जो है मेंबर बनेंगे नेटो का। उसको नेटो को लोग जो है, नेटो की जो कंट्रीज हैं उसको इनवाइट कर रही थी अपना मेंबर बनने के लिए, और इसी को लेकर के फिर पुतिन की आंखें जो है चढ़ती हैं और वो सीधे यूक्रेन पे अटैक कर देते हैं। और इतने दिनों से आप देख रहे हैं यूक्रेन पे जो है हमला किए जा रहे हैं उधर पुतिन जो है। और यहां पे जो आप कह लो एक तरीके से जो पूरा नेटो अलायंस है, और इधर आप कह लो जो रशिया है, ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो पावर बैलेंस के साथ साथ में एक विचारधारा की भी लड़ाई आप कह सकते हो। जो ये सारी कंट्रीज हैं लगभग लिबरल डेमोक्रेसीज के रूप में आती हैं, और जो रशिया है वो अलग तरीके से है, वो एक तरीके से साम्यवादी समाजवादी रूप में जो है कंट्री सामने हमारे आती है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी होती हैं। तो अभी जो हम यहाँ पे न्यूज देख रहे हैं वो यहाँ पे जो टर्की वाला है, तो अभी ये देखना होगा कि जैसे जो टर्की है, जैसे हम देखेंगे कि टर्की है, ये तो सारी हो गई, आप देख लीजिए। ये जैसे ये रशिया है, ये ही रहा यूक्रेन 2014 में, ये रहा उसका क्रीमिया। यूक्रेन का जो क्रीमिया है, ये क्रीमिया का एरिया 2014 में इस पे कब्जा कर लिया था रशिया ने, अटैक करके इस वाले एरिया को कब्जा लिया था। उसके बाद से ये शामिल होने वाले थे इधर सारे के सारे नेटो कंट्रीज में। ये सारे नेटो मेंबर्स हैं, जिसमें आपको जो है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट भी दिख जाएगा। तो लेकिन इसी को लेकर के फिर जो है पुतिन ने, क्योंकि आप देख रहे हो रशिया कितना ज्यादा क्लोज है इनके, तो रशिया नहीं चाहता है कि ये जो नेटो मेंबर्स हैं एकदम से इसके पास में और ज्यादा है। इधर के सारे जो है ये लिथुआनिया, लातविया, फिनलैंड, ये लोग भी इसमें जो है नेटो मेंबर्स में शामिल हो गए धीरे धीरे करके। तो अब रशिया नहीं चाहता कि जो कुछ और कंट्रीज बची हुई हैं वो भी उसमें जाकर के शामिल हो जाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे रशिया के। तो ये एक सामरिक बैलेंस बनाने की, पावर की भी बैलेंस बनाने की यहाँ पे बात होती है। लेकिन जैसे हम अभी बात कर रहे हैं जो टर्की की, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आप ये देख रहे हो ये टर्की वाला एरिया। अगर हम पूरे मैप में देखेंगे हम कौन कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये आपका आप देख रहे हो, आप देख पा रहे होगे कि ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, और ये इधर वाला पूरा एरिया आपका जो है एक तरीके से यूरोपियन यूनियन का होगा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का हो गया। इसके बाद ये पूरा का पूरा आपका एशिया आ गया, और ये इंडिया को आप यहां देख सकते हो। तो मैं इसलिए ये दिखा रही हूं कि आप ये समझ जाओ कि कहां की बात चल रही है। तो अगर जब हम बात कर रहे होते हैं इजराइल की, टर्की की, तो हम यहां पे ये वाला जो एरिया है, यहां पे वो सारा मैटर चल रहा है इस टाइम पे, ये वाले सारे एरिया में वो मैटर चल रहा है। और जब इधर की बात करते हैं तो रशिया का ये रहा यूक्रेन, ये वाला पार्ट। तो ये बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं है, पास पास में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी लड़ाइयां इस पूरे एरिया में एक तरीके से चली रही हैं। और यहाँ पे जब जो है इजराइल ने ये इधर बहुत छोटकू सा, यहाँ पे आप देख सकते हो इजराइल है, इसने यहाँ पे यमन पे भी अटैक कर दिया, इसने यहीं पे आप देखोगे ये रहा कतर। एक सेकेंड आपको दिखाती हूं मैं,
ये है, ये आपका यहाँ पे रहा, ये वाला पूरा, ये छुटकू सा यहाँ पे कतर रहा। तो आप देख रहे हो कि इजराइल यहाँ है, यहाँ से इसने जाकर के पूरा ये सऊदी अरेबिया से होते हुए यहाँ पे जाकर के अटैक किया हुआ है इसके ऊपर में। तो इसके बाद अब यहाँ से बात चल रही है कि ये टर्की के ऊपर भी इधर अटैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे टर्की क्या है, नेटो का मेंबर है। मेन बात ये है, वो नाटो का मेंबर है। तो इस वजह से बात ये है कि अगर क्या टर्की के ऊपर इजराइल अटैक कर देता है, तो क्या सारे के सारे नेटो मेंबर्स हैं, जो आर्टिकल उनका जो 5 है, क्या वो फिर से लागू हो सकता है? अभी तक आर्टिकल 5 जो उसका है, जो ये कहता है कि अगर एक भी नेटो मेंबर के ऊपर अटैक किया गया तो वो सारे नेटो मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लागू किया गया है अभी तक जब से नेटो बना हुआ है। और वो कब लागू किया गया था? 9/11 का जब अटैक हुआ था, 9/11 का जब अटैक हुआ था तब लागू किया था। और जब अफगानिस्तान के अंदर जाकर के अलकायदा को मारने वगैरह की बात हो रही थी, तब जाकर के ये जो आर्टिकल 5 है नेटो का, वो लागू हुआ था। लेकिन इसी चीज को आप देखोगे, अभी जो पुतिन का, नेतन्याहू का बयान आया है, उसमें उन्होंने यही बोला कि सारी दुनिया वाहवाहियां दे रही थी जब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर घुस के ओसामा बिन लादेन को मारता है, अफगानिस्तान में घुस करके अलकायदा को मारता है। तो तब तो लोग सारे के सारे लोग वाहवाहियां दे रहे थे, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि अभी जो है वो अपना क्या कहते हैं, एक तरीके से दोहरा फेस क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे। मैं भी तो वही काम कर रहा हूं। ये उनका जो है अपने जो है डिफेंस में, अपने बचाव में दिया जाने वाला बयान है। पता नहीं उनके ऊपर पूरे जेनोसाइड के भी आरोप लग रहे हैं, और वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो है एक तरीके से वांटेड मेंबर बन चुके हैं कि उनको अब जो है गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है कि वो डायरेक्ट खुद से जाकर इन चीजों को अप्लाई कर सके। और अभी आप देख रहे हो इतने सनक में है नेतन्याहू कि वो किसी की सुनने की अभी उसमें है ही नहीं। तो बस ये देखना यह है कि जो अमेरिका है वो भी नेटो का मेंबर है, जो टर्की है वो भी नेटो का मेंबर है, और इजराइल का काफी करीबी है अमेरिका, उसको काफी ज्यादा वेपन्स वगैरह सप्लाई करता है। तो क्या अगर जब इजराइल टर्की के ऊपर अगर मान लो अटैक कर देता है, तो क्या अमेरिका किसका साथ देगा? जो नेटो हालांकि है तो वो नेटो का मेंबर, लेकिन उसके बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशंस है, जिसमें सप्लाई करता है अपने वेपन्स वगैरह का, जिससे उसको काफी ज्यादा फायदा होता है उन सारी चीजों का। अमेरिका बोलता भले है कि बंद कर दो, शांति स्थापित करवा दो, ये कर दो, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका अपना फायदा देखता है। वो साइड से हथियार खूब ढेर सारा सप्लाई करता है, लगभग 70% जो इनका ट्रेडिशनल हथियार है, जो इनके ट्रेडिशनल वेपन्स की सप्लाई है, वो अमेरिका कर रहा है इजराइल को। और फिर भी ऊपर से अमेरिका कहता है कि नहीं नहीं, शांति कर दो, यहाँ पे अब शांति स्थापित हो जानी चाहिए, ये है वो है। और उनकी अलग ही सनक चढ़ी हुई है ट्रंप की। खुद की कंट्री में क्या क्या चीजें अभी चल रही हैं उनके यहाँ पे, आप देख ही रहे होगे कि जो चार्ली कर्क है उनको कैसे मतलब गोलियों से एकदम से मार दिया गया और ऑन द स्पॉट उस बंदे की डेथ हो जाती है। तो कितना ज्यादा हेट खुद अमेरिका में अभी फैला हुआ है। अब अमेरिका जो ड्रीम हुआ करता था लोगों का कि हाँ वहां पे जाना है, तो अब वो ड्रीम एक तरीके से मरता चला जा रहा है लोगों के अंदर से। अब लोग जो है डरने लगे हैं एक्चुअली अमेरिका जाने से, क्योंकि यहाँ पे आए दिन अमेरिका से कोई ना कोई ऐसी खबर जो है निकल के बाहर आने ही लग जा रही है। तो सारी बात मिला करके यहाँ पे ये है कि जैसे अभी ये बात चल रही है कि ये अगर हमला करता है ऊपर से, फिर इंडिया का क्या इसमें स्टैंड होगा, इंडिया कौन से साइड में जाएगा? क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री है, इतनी डाइवर्स कंट्री है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन में ही डाइवर्स नहीं है, अपने सारी चीजों में, अपने लैंडस्केप में ही डाइवर्स नहीं है। इंडिया जो है अपने क्या कहते हैं, जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसमें भी काफी ज्यादा डाइवर्स है। क्योंकि हमको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अलग अलग तरीके की जरूरतें हैं, और वो सिर्फ कोई एक कंट्री हमारी पूरी नहीं करता है। तो हमारे जो ट्रेड रिलेशंस है, व्यापारिक संबंध है, वो लगभग सारी कंट्रीज से कुछ कुछ मात्रा में, काफी मात्रा में चल रहे होते हैं। तो इंडिया जो है किसी से भी इस तरीके से अपना पंगा मोल नहीं लेना चाहता है। तो जब आप देखोगे कि जब कोल्ड वॉर का भी टाइम चल रहा था, उस टाइम पे भी जो नेहरू की पॉलिसी आ गई थी, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी अपनी अपना ली थी कि हम किसी भी के भी पक्ष में नहीं जाएंगे, हमारा अपना ग्रुप होगा, हम किसी के भी जो है किसी भी खेमे में नहीं जाएंगे। तब भी हमारी जो है पॉलिसी यही रही थी कि क्योंकि उस टाइम पे भी हम अपनी जो हमारा खुद का कि क्या हमारे लिए बुरा हो सकता है, क्या हमारी कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है, उसको देखते हुए हमने वहां से जो है दोनों तरफ से हमने एकदम से साइड कर लिया था अपने आप को। क्योंकि उस टाइम पे भी हमारा अच्छा खासा रिलेशन था रशिया के साथ में, हमारा अच्छा खासा रिलेशन था अमेरिका से लेकर के यूरोप के साथ में। तो उस टाइम पे भी हम एकदम से डायरेक्टली जाकर के एक खेमे में शामिल नहीं हो सकते थे, उससे इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। तो ये सारी चीजों को उस टाइम पे भी देखते हुए इंडिया ने बहुत ही एक तरीके से कह लो कि समझदारी भरा स्टेप लिया था उस टाइम पे
तो आज के टाइम पे देखना होगा कि आज से फिर से एक टाइम ऐसा आ गया है कि जो ध्रुवीकरण वाला टाइम हो गया है। तो अब फिर से इंडिया का एक तरीके से टेस्ट है कि इंडिया इसमें जो है कौन से पक्ष में जाना चाहेगा। भले अभी के टाइम पे अमेरिका के साथ काफी ज्यादा क्लैश हो गया इंडिया का, कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशन फिर से सुधर नहीं सकता। टैरिफ और जो ट्रंप की सनक है उसकी वजह से इतनी ज्यादा समस्याएं आ गई अभी के टाइम पे इंडिया और यूएसए के रिलेशन में। और साथ में कहा जा रहा है कि यूरोप उसी तरीके की नीतियां फॉलो करने वाला है। तो लेकिन अभी आगे क्या होगा, इंडिया और इजराइल का भी अच्छा रिलेशन रहा है, इंडिया जो है रशिया का अच्छा रिलेशन रहा है, इंडिया और यूरोप से भी काफी ज्यादा हमारे ट्रेड वगैरह होते रहे हैं। आज के टाइम से ही नहीं, हमारे तो न जाने कब से जो है हमारा जो हिस्ट्री रही है वहां पे भी जो है वहां के मर्चेंट वगैरह आते जाते रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो अब देखना ये होगा कि इंडिया कौन से साइड में जाएगा और इंडिया का क्या अपना स्टैंड होगा। और देखना यह भी होगा कि क्या टर्की के ऊपर अगर हमला कर दिया जाता है, क्योंकि जो टर्की है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी काफी ज्यादा हाई है। नेटो के जो जितने सारे मेंबर्स हैं उसमें से अमेरिका के बाद दूसरी सबसे ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ जो आती है वो आती है टर्की की ही। तो देखना यह होगा कि क्या इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ में नेतन्याहू पंगा लेना चाहेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि क्योंकि जो टर्की है वो भी हमास और जो गाजा वाला सारा ये मुद्दा है, मामला है, उसके काफी क्लोज में रहा है। वो भी चाहता है कि वहां पे पीस की स्थापना हो जाए, पैलेस्टीनियंस को भी वहां पे जो है एक रिकॉग्निशन मिल जाए। और वहां पे भी हमास के लोगों को उसने जो है, हमास के लोग टर्की में भी आते जाते रहते हैं, वहां पे रहते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के और खुली चुनौती जब एक तरीके से नेतन्याहू ने दे दी है कि जिस भी कंट्री में हमास के लोग रहेंगे मैं वहां पे जाके अटैक कर दूंगा, उनका डायरेक्ट इस तरीके से कहना था। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो अरेबियन कंट्रीज और जो है टर्की के ऊपर भी जाकर के अटैक करते हैं कि नहीं करते हो। जब अटैक करेंगे तो ये भी देखना होगा कि अमेरिका किसके साइड में जाता है, क्या वो अपना व्यापार का फायदा देखते हुए इजराइल के साइड में जाता है कि नेटो के जो मेंबर्स हैं उनका पक्ष लेता हुआ वहां पे जाके खड़ा होगा। अमेरिका इसीलिए बहुत शांति स्थापित करवाना चाहता है क्योंकि वो चाहता है उसका कहीं से भी किसी भी तरीके से नुकसान ना होने पाए, और ऊपर से ट्रंप को जो नोबेल प्राइज लेने की एक सनक चढ़ी हुई है वो भी उसके साथ में पूरी हो जाए। तो देखते हैं, भगवान करे कोई इनको दिलवा ही दे नोबेल प्राइज, क्योंकि जब से ये आए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तब से पूरी दुनिया में और ज्यादा उथल पुथल मचने लग गई है। ये तो चली रहा था, ये सारी चीजें चली रही थी, लेकिन उसके बाद से जब से ट्रंप आ गए तब से और ज्यादा एकदम ऐसा लग रहा है चारों तरफ से कियोस होने लग गया है, एकदम से भूचाल सा आ गया है। तो चलिए देखते हैं, इसी के साथ में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।